दिखाई दे रहा है। हेलो। यस यस सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर एसपी सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय विकास और शिक्षा। मतलब कहने का मतलब यह है कि देश के राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का क्या योगदान है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति में उस राष्ट्र की शिक्षा बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। कोई भी राष्ट्र हो, दुनिया का कोई भी देश हो, उसकी उन्नति तथा अवनति उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जितना सुदृढ़ होती है अर्थात मजबूत होती है, वह देश प्रगति के पथ पर उतना ही आगे बढ़ता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जितना ज्यादा मजबूत होती है, वह देश उतना ही ज्यादा दिन दुगुनी और रात चौगुनी प्रगति करता है। अर्थात किसी देश को आगे बढ़ना है, किसी समाज को आगे बढ़ना है, तो उसके अपना शिक्षा व्यवस्था को क्या करना होगा, मजबूत बनाना होगा, सुदृढ़ करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं जब से हमारा देश जब आजाद हुआ उसके पहले शिक्षा व्यवस्था भारत में बुरी तरह प्रभावित थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा को एक राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास किया गया। क्या किया गया? शिक्षा को एक राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास किया गया, ताकि देश का प्रगति क्या हो, सही रूप से हो सके। क्योंकि शिक्षा ही ऐसा क्षेत्र है जो मनुष्य अपने लक्ष्यों को पाने में क्या करता है, शिक्षा द्वारा उसको पा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जिंदगी में जो कुछ पाना चाहता है वह शिक्षा उसमें क्या करती है, उसकी मदद करती है। अर्थात मनुष्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षा क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके पश्चात शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था, शिक्षा को एक राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास किया गया है। आजादी के बाद भारत में शैक्षिक इतिहास के युग का आरंभ हुआ। क्या हुआ? जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमारे देश में क्या हुआ, शैक्षिक युग का आरंभ हुआ। शिक्षा व्यवस्था को देश की नई परिस्थितियों के अनुरूप बनाए रखने के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए। क्या किए गए? जब हमारा देश आजाद हुआ तो शिक्षा व्यवस्था को नई परिस्थितियों में, नई आवश्यकताओं के रूप में ढालने के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए और अनेक प्रकार के परिवर्तनों के लिए घोषणा भी की गई। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के विकास के प्रयास किए गए, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो। सभी स्तर पर शिक्षा को क्या विस्तृत रूप देने के लिए, अर्थात उसको मूर्त रूप देने के लिए, ताकि देश दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति कर सके, उसके लिए एक कार्य रूप को तैयार किया गया, ताकि देश के विकास में शिक्षा का योगदान को बढ़ाया जा सके। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए इसका भी संकल्प लिया गया। जैसे हम लोग इसके पिछले कक्षा में राइट टू एजुकेशन पढ़े थे, उसमें क्या था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आजादी के बाद प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं सब बच्चों के पहुंच तक बनाने के लिए, इसको निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए क्या किया गया, इसका संकल्प लिया गया। जो देश का कोई भी ऐसा बच्चा न हो जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष है, वो शिक्षा से वंचित रह सके। अर्थात उसको हर हालत में शिक्षा देना है, हर हालत में उसको स्कूल तक पहुंचाना है, करना है। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए, जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा को क्या करना जाए, शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत अर्थात RTE राइट टू एजुकेशन के तहत इसको अनिवार्य एवं क्या बनाया गया, निःशुल्क बनाया गया। प्राथमिक शिक्षा को बहुउद्देशीय बनाने के लिए क्या किया गया, प्राथमिक शिक्षा को बहुउद्देशीय बनाने का विचार भी किया गया। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ क्या किया गया, माध्यमिक शिक्षा को भी क्या कारगर बनाने पर विचार किया गया था, बहुउद्देशीय बनाने का विचार किया गया तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर में सुधार करने का भी प्रयास किया गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि हम शुरू में ही बताए हैं कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक
शिक्षा व्यवस्था पर आजादी के बाद विशेष रूप से ध्यान दिए जाने लगा था। प्राथमिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया, माध्यमिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया और विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षा में सुधार करने का भी प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त जो समाज में पिछड़े वर्ग थे, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति तथा महिलाओं के शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। क्या किया गया? जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे देश के पिछड़े वर्ग के नागरिक, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग तथा महिलाओं के शिक्षा पर विशेष ध्यान जो नहीं दिया जाता था, लेकिन आजादी के बाद इन क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जितने भी नागरिक पिछड़े हुए हैं अर्थात पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिलाओं की शिक्षा जो मुख्य धारा में हमको शामिल करने का प्रयास किया गया ताकि ये लोग भी, महिलाएं भी क्या करें, शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल हो सके और देश के प्रगति का हिस्सा बन सके। इसलिए पिछड़े वर्ग की शिक्षा, मुस्लिम वर्ग की शिक्षा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति तथा महिलाओं की शिक्षा तथा अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948-49 में किया गया। क्या किया गया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948-49 में किया गया ताकि विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके। एक बार इसको याद कर लीजिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा को अधिक सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए 1948 और 49 में के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ठीक उसी तरह 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया ताकि माध्यमिक शिक्षा के पर भी विशेष जोर दिया जा सके। और उसके अतिरिक्त जो कोठारी आयोग का आप लोग नाम सुने होइएगा, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ, उसका भी गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1964 में किया गया, जिसका कार्यकाल 1964 से 1966 तक माना जाता है। कोठारी आयोग भारतीय शिक्षा के इतिहास का बहुत ही एक महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ, क्योंकि कोठारी आयोग ऐसा आयोग था जो लगभग शिक्षा के हर एक क्षेत्रों पर, हर एक स्तरों पर ध्यान दिया गया कि यार कि शिक्षा कहाँ तक उपयोगी बनाया जा सकता है, कैसे इसको उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके लिए कोठारी आयोग ने तरह तरह की अनुशंसाएं की हैं, जिसको भारत सरकार ने लागू भी किया हुआ है। उसके बाद कोठारी आयोग का जब गठन किया गया, उसके बाद देश में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस हुई। क्या हुई? देश में नई शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस हुई, जिसको 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। कब की गई? देश के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए सर्वप्रथम 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। सर इनका पूरा नाम क्या था? कोठारी? इसका दौलत कोठारी सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है। ओके। तो 1968 में जब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की घोषणा की गई, देश की प्रथम शिक्षा आयोग की घोषणा कब की गई? 1968 में। लेकिन 1968 में जो शिक्षा की नई शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई, उसमें बहुत सारी खामियां रह गई। उस खामियों को दूर करने के लिए 1986 में फिर से नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। क्या की गई? 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो अभी भी चला आ रहा है। 1900 शिक्षा नीति को हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। अभी भी 1986 में जो शिक्षा नीति लागू हुई है, वो आज के डेट में भी वही शिक्षा नीति अभी भी कारगर है। 1986 के शिक्षा नीति के बाद अभी तक कोई दूसरा शिक्षा नीति नहीं आई है। इसीलिए 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई है, उसी के आधार पर हम अभी भी अपने शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। जो कि 1986 की जो शिक्षा नीति लागू हुई, वो भारतीय शिक्षा के लिए बहुत ही क्या हुआ? उपयोगी साबित हुआ। क्या हुआ? बहुत ही उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि 1986 की शिक्षा नीति थी, उसमें बहुत सारे
परिवर्तन किए गए, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप उसके कार्य रूप दिया गया और उसमें जो जो कमियां 1968 की शिक्षा नीति में जो जो कमियां रह गई थी उसको 1986 की शिक्षा नीति में दूर करने का प्रयास किया गया, जो कि आगे चलकर बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। 1986 की शिक्षा नीति में, जैसे उस दिन हम लोग ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, 1986 की शिक्षा नीति का ही देन है जो पूरे देश में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया गया। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद क्या किया गया? केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के द्वारा समय समय पर विभिन्न शैक्षिक समस्याओं पर विचार करने के लिए समितियों तथा कार्य दलों की नियुक्ति की गई। क्या किया गया? समय समय पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद के द्वारा समय समय पर विभिन्न शैक्षिक समस्याओं पर विचार करने के लिए विभिन्न समितियों तथा कार्य दलों की नियुक्ति की गई। जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के संबंध में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षा के संबंध में अनेक सार्थक प्रयास किए। क्या किए? एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के संबंध में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूजीसी कहते हैं ना, यूजीसी ने उच्च शिक्षा के संबंध में अनेक सार्थक प्रयास किए जिससे कि क्या हो सके, उच्च शिक्षा में सुधार किया जा सके, स्कूली स्तर के शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके। आज हम जानते हैं हमारे देश में अनेक समस्याएं हैं। क्या है? आज हमारे देश के सामने अनेक समस्याएं हैं जिनका चुनौतीपूर्ण ढंग से सामना करना न केवल देश की अस्मिता के लिए वरन इसके अस्तित्व के लिए भी क्या है? अत्यंत आवश्यक है। तो देश में अनेक समस्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे जातिवाद की समस्या, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रीयता, राजनीतिक दल की स्वार्थ सिद्धि, अलग अलग देश के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग भाषाएं, अर्थात देश के विभिन्न भागों में अलग अलग भाषाएं, सामाजिक विभिन्नता, आर्थिक विभिन्नता, उचित नेतृत्व का अभाव, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का अभाव, ये सब देश के सामने अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिसका निराकरण आज के समय में जरूरी हो गया है। हमारे देश में कौन कौन से मुख्य रूप से समस्याएं आजकल देखने को मिल रही है, मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रीयता, प्रांतीयता, राजनीतिक दल की अपनी महत्वाकांक्षाएं, देश के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं, सामाजिक विभिन्नता, आर्थिक विभिन्नता, उचित नेतृत्व का अभाव, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का अभाव, ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे देश को कहीं ना कहीं पीछे की ओर ढकेल कर रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि इन समस्याओं को हम कैसे चुनौतीपूर्ण ढंग से सामना करें जिससे कि देश की अस्मिता को बनाए रखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अगर इन समस्याओं से हम निपटना चाहते हैं तो हमको जातिवाद की समस्या को क्या करना होगा? दूर करना होगा। सांप्रदायिकतावाद की समस्या को दूर करना होगा, तभी हम देश के मुख्य धारा में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तन लाकर राष्ट्र की अखंडता तथा अस्मिता की रक्षा कर सकती है। जी, भारत में जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिक्षा ही हमारे पास क्या है? एक मुख्य हथियार है। उसको हम सुदृढ़ एवं मजबूत करके हम क्या कर सकते हैं? इन समस्याओं से सामना कर सकते हैं, इन समस्याओं का हल कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है जो कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तन लाकर राष्ट्र की अखंडता तथा अस्मिता की रक्षा कर सकती है। यही कारण है कि विगत कुछ समय से देश में
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कही जा रही है। क्या किया जा रहा है? हम जानते हैं कि शिक्षा ही वह शक्ति है। क्या है? शिक्षा ही वह एक शक्ति है जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन लाकर राष्ट्र की अखंडता एवं एकता को अक्षुण्ण रख सकती है। इसीलिए विगत कुछ समय से देश में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कही जा रही है। स्वतंत्रता के उपरांत अर्थात देश के आजादी के बाद शिक्षा को राष्ट्रीय प्रगति और विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? शिक्षा को देश के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया गया है तथा भारत में शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। अब हम आते हैं राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो पहला पॉइंट है सामाजिक उन्नति। पहला कौन पॉइंट है? सामाजिक उन्नति। दूसरा पॉइंट है आर्थिक उन्नति। तीसरा पॉइंट है संस्कृति का विकास। चौथा पॉइंट है राजनीतिक एकता। पांचवा पॉइंट है भ्रष्टाचार का अंत। छठा पॉइंट है राष्ट्रीय भाषा का विकास। सातवां पॉइंट है स्वार्थ त्याग की भावना का विकास। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सामाजिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, संस्कृति का विकास, राजनीतिक एकता का विकास, भ्रष्टाचार का अंत, राष्ट्रीय भाषा का विकास, स्वार्थ त्याग की भावना का विकास। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर देश को विकास के पथ पर आगे ले जाना है तो हमें शिक्षा को सुदृढ़ करना होगा। और शिक्षा कैसे सुदृढ़ हो सकती है? जब हम उपयुक्त पॉइंटों पर, उपयुक्त बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान देंगे। तो पहला पॉइंट है सामाजिक उन्नति। तो सामाजिक उन्नति, जब तक हम जानते हैं कि हमारा देश और समाज जब तक उन्नति नहीं कर सकता है, जब तक हमारा देश, जब तक हमारा समाज उन्नति नहीं कर सकता है। अर्थात हम खुद जब उन्नत करेंगे तब समाज विकसित होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्तियों के मिलने से समाज का निर्माण होता है और समाज के मिलने से क्या होता है? एक राज्य का निर्माण होता है। राज्य के बहुत सारे राज्यों को मिलाकर जब हम एक कर देते हैं तो देश का निर्माण होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ जब व्यक्ति अपना खुद विकास करता है तो समाज का विकास खुद ब खुद होता है। अर्थात राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति उसकी सामाजिक स्थिति पर बहुत हद तक क्या करती है? निर्भर करती है। अगर जिस राज्य का, जिस देश का समाज उन्नति के पथ पर अग्रसर है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी? शिक्षा व्यवस्था भी क्या होती है? उन्नत होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे समाज में जितने भी कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है तथा दोषपूर्ण रीति रिवाज है, ये सब क्या है? राष्ट्र के प्रगति में बाधक सिद्ध होते हैं। क्या होते हैं? समाज में जो भी सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास तथा दोषपूर्ण रीति रिवाज राष्ट्र की प्रगति में क्या होते हैं? बाधक सिद्ध होते हैं। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? हमारे पास मात्र और मात्र एक ही उपाय है, समाज के लोगों को शिक्षित करके, अर्थात समाज की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करके हम समाज को क्या कर सकते हैं? उन्नति के पथ पर आगे ले जा सकते हैं तथा उसे क्या कर सकते हैं? समाज की पतन जो हो रही है उससे हम समाज को आगे निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि अंधविश्वास, कुरीतियां, दोषपूर्ण रीति रिवाज ऐसे हैं जो समाज में के प्रगति में बाधक तो सिद्ध होते ही हैं तथा उसे पतन की ओर क्या करते हैं? उस समाज को पतन की ओर ढकेल देते हैं। तो उक्त सभी दोषों को दूर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। अर्थात शिक्षा उक्त सभी दोषों को दूर करके नागरिकों में समानता का ऐसा स्वस्थ वातावरण निर्मित करती है जो राष्ट्र को
निर्बल निर्मल एवं स्वच्छता की ओर ले जाती है। क्या हो सकता है? शिक्षा उक्त सभी दोषों को दूर करके नागरिकों में समानता का ऐसा स्वस्थ वातावरण निर्मित करती है जो राष्ट्र को निर्मल एवं स्वच्छता की ओर ले जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो तो हम समाज में जितने भी कुरीतियां उत्पन्न होती है उसको दूर किया जा सकता है। अर्थात एक शिक्षित व्यक्ति, एक शिक्षित समाज शिक्षा द्वारा अपने समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकता है। हमारा दूसरा पॉइंट है आर्थिक उन्नति। शिक्षा से ही राष्ट्र की आर्थिक उन्नति होती है। क्या होती है? शिक्षा ही वह हथियार है जिससे राष्ट्र की उन्नति होती है। शिक्षा से राष्ट्र की कला तथा उद्योग धंधे पनपते हैं। क्या होता है? शिक्षा से ही राष्ट्र की कला को आगे बढ़ा सकते हैं, कारीगर को आगे बढ़ा सकते हैं, उद्योग धंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। अर्थात समाज में जो उद्योग धंधे बढ़ते हैं, पनपते हैं, उसकी शिक्षा व्यवस्था क्या है? उसकी जड़ में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होती है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को प्राप्त करके राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी धंधे में काम करते हुए अपने आप को स्वावलंबी बनाता है। क्या करता है? अगर उस देश का नागरिक शिक्षित है तो किसी न किसी धंधे में अपने आप को संलग्न करते हुए अपने आप को स्वावलंबी बनाता है। अपने आप को स्वावलंबी मतलब अपने आप को आत्मनिर्भर बनाता है, जिससे कि राष्ट्र की अर्थात अगर व्यक्ति खुद स्वावलंबी बन जाता है तो उससे क्या होता है? देश की, राष्ट्र की दिन प्रतिदिन क्या होती है? उन्नति होती है, जिससे राष्ट्र की निर्धनता तथा गरीबी दूर होती है और देश एक क्या होता है? धन धान से परिपूर्ण बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक उन्नति चाहिए तो हमें शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। अर्थात देश के लोगों को अर्थात रोजगार मुहैया कराने के लिए भी शिक्षा व्यवस्था हमारी मदद करती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है संस्कृति का विकास। तो हम जानते हैं हर एक समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है और शिक्षा द्वारा उस संस्कृति का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिक्षा द्वारा उसका स्थानांतरण किया जाता है। अर्थात शिक्षा राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण, विकास तथा क्या करती है? स्थानांतरण करती है। क्या करती है? शिक्षा देश की संस्कृति का संरक्षण करती है, उसका विकास करती है तथा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करती है। शिक्षा की व्यवस्था उचित रूप से अगर नहीं की गई तो राष्ट्र की संस्कृति क्या होगी? विकसित नहीं हो पाएगी। परिणाम स्वरूप राष्ट्र की उन्नति क्या होती? पिछड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं मजबूत नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र की संस्कृति विकसित नहीं हो पाएगी और परिणाम स्वरूप राष्ट्र की उन्नति जो होगी वह क्या होगी? पिछड़ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर देश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखना है, उसका संरक्षण करना है, उसका विकास करना है तो शिक्षा इसमें हमारी मदद करती है। अगला पॉइंट है राजनीतिक एकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा से राष्ट्र में राजनीतिक एकता का विकास होता है। क्या होता है? शिक्षा से राष्ट्र में राजनीतिक एकता का विकास होता है। राजनीतिक एकता का अर्थ है राष्ट्र में, अर्थात राष्ट्र का मतलब देश में जातीयता, क्षेत्रीयता तथा समाज के वर्ग भेदों से ऊपर उठकर देश के विकास के लिए कार्य करना। क्या होता है? राजनीतिक एकता का अर्थ है देश में जातीयता, क्षेत्रीयता तथा समाज के वर्ग भेदों से ऊपर उठकर राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना। शिक्षा ऐसा साधन है, शिक्षा ऐसा साधन है जिसको प्राप्त कर लोग आपसी भेदभावों को भुलाकर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, जिससे राष्ट्र के उन्नति के पद पर अग्रसर हो जाता है। क्या है? शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसको
पाकर लोग क्या होते हैं, आपसी मनमुटाव को, आपसी भेदभावों को भूलकर एकता के सूत्र में क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं, जिससे देश की उन्नति दिन प्रतिदिन क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है। अर्थात हम अपने जब आपसी मतभेदों को भुलाकर सबके लिए, सबके सद्भाव के लिए, सबके उन्नति के लिए काम करेंगे तो स्वाभाविक है हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अर्थात देश क्या करेगा, प्रगति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार का अंत। क्या है, भ्रष्टाचार का अंत, जो आज के समय में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो भ्रष्टाचार का अंत हम शिक्षा से ही कर सकते हैं, अर्थात देश के नागरिकों को शिक्षित करके ही हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा देश में भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो जाता है। परिणाम स्वरूप वे बुरे कार्यों को करना बंद कर देते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसा वांछनीय कार्य नहीं करता है जिससे कि देश की उन्नति में बाधा उत्पन्न हो। इसीलिए अगर देश से भ्रष्टाचार का अंत करना है तो देश के नागरिकों को शिक्षित करना होगा, ताकि वे अच्छे बुरे में फर्क कर सके। वो जब शिक्षित हो जाएंगे तो अच्छे बुरे में फर्क कर पाएंगे और अवांछनीय कार्य जो देश के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं वैसा कार्य नहीं करेंगे। जब देश का कोई भी नागरिक अवांछनीय कार्य नहीं करेगा तो स्वाभाविक है देश की उन्नति दिन प्रतिदिन होती जाएगी, अर्थात देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय भाषा का विकास। जब देश के प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे देश का भाषा विकास भी उचित एवं स्वाभाविक ढंग से होगी। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक देश अपने नागरिकों को किसी न किसी अमुक भाषा के द्वारा देश की संपूर्ण विचारधारा तथा साहित्य की शिक्षा प्रदान करके समाज की विभिन्न इकाइयों, राज्यों तथा जातियों एवं प्रजातियों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है, जिससे कि राष्ट्रीय भाषा का विकास हो सके। क्या होता है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे अपने तथा परायों के बीच आत्मीयता का भाव उत्पन्न होता है। जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, करते हैं, तो भाषा है वो माध्यम है जो हमें एक दूसरे से क्या करता है, जुड़ाव करता है। अर्थात प्रत्येक देश अपने नागरिकों को किसी अमुक भाषा के द्वारा राष्ट्र की संपूर्ण विचारधारा तथा साहित्य की शिक्षा प्रदान करके समाज की विभिन्न इकाइयों, राज्यों तथा जातियों एवं प्रजातियों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य होगा कि जिस देश की भाषा जितना ज्यादा सुदृढ़ होती है वह देश उतना ही ज्यादा प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। और देश का भाषा विकास सुदृढ़ कब होगा, जब देश का प्रत्येक नागरिक क्या होंगे, शिक्षित होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि देश के विकास में अर्थात राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। और लास्ट पॉइंट है स्वार्थ एवं त्याग की भावना का विकास। अगर देश का राष्ट्र विकास करना है अर्थात राष्ट्रीय विकास को मजबूती प्रदान करना है तो सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने स्वार्थ एवं त्याग की भावना का विकास करें, अर्थात अपने हम स्वार्थ को त्याग दें, तभी हम देश के प्रगति में क्या हो सकते हैं, हिस्सेदार हो सकते हैं। तो स्वार्थ एवं त्याग की भावना जब तक हम विकास नहीं त्यागेंगे नहीं, तब तक हम देश के प्रगति का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इसीलिए कहा गया है शिक्षा के द्वारा देश के सभी नागरिकों में आत्म त्याग की भावना विकसित की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सभी स्वार्थपूर्ण भावनाएं समाप्त हो जाती है तथा वे अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, शिक्षा के द्वारा देश के सभी नागरिकों में आत्म त्याग की भावना विकसित हो जाती है, अर्थात सब नागरिक एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेम और सद्भाव की भावना से देखते हैं और अपना स्वार्थ सीधी त्याग देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सभी स्वार्थपूर्ण भावनाएं
समाप्त हो जाती हैं तथा वे अपने कर्तव्यों एवं दूसरे के उत्तरदायित्वों के प्रति तथा अपने उत्तरदायित्वों के प्रति पूर्ण पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र सुखी, संपन्न एवं उन्नतिशील तथा प्रगतिशील बन सके। इस प्रकार उपयुक्त तत्वों को अगर हम ध्यान देते हैं, करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के राष्ट्रीय विकास में अर्थात राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर किसी देश का विकास करना है अर्थात राष्ट्रीय विकास करना है तो हमें शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना ही होगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश विकास तभी करेगा जब उसके उस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, ताकि हमारा देश दिन प्रतिदिन विकास कर सके, दिन दुगुनी रात चौगुनी विकास कर सके, उसके लिए स्वतंत्रता के बाद शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए, ताकि हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहती है तो हम आपसी मनमुटावों को भूलकर, आपसी क्षेत्रीयता को भूलकर, सांप्रदायिकता की भावना को भूलकर, जातिवाद की भावना को भूलकर, सामाजिक विभिन्नता जो हमारे देश में पाई जा रही है उस विभिन्नता को भूलकर उसको समाप्त करके हम क्या कर सकते हैं, देश के प्रगति एवं विकास में अपने आप को हिस्सेदार बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो देश के प्रगति के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और मन में कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, यस सर। मन में कुछ क्वेश्चन? हेलो सर थोड़ा असाइनमेंट बता दीजिए ना, कल मिला है असाइनमेंट? असाइनमेंट के बारे में पढ़ाया असाइनमेंट तो कॉलेज से भेजा जाएगा, कॉलेज से, कॉलेज में हाँ फोन कर ले। सर आगे आ है। गया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक पे। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए। नो सर। सर ठीक थोड़ा है दिखने में प्रॉब्लम होता है, अच्छा, उतना रिकॉर्डिंग है साफ ना, साफ दिखाई नहीं देता है। तो उसको मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखिएगा तो ज्यादा फ्रेश दिखाई देगा। वो तो है ही। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त है। रिकॉर्डिंग था तो है, तो रिकॉर्डिंग से देखिएगा। ठीक है। लीव कर जाइए आप लोग अब, रेड बटन दबाकर। सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा इसमें, तो बता। इसी में ऐप में ही मिलेगा, जहाँ से ज्वाइनिंग करते हैं ना। यस सर। हेलो, हाँ उसी के नीचे जाइएगा तो मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। ओके सर, ठीक। ठीक है, लीव कर जाइए। अनु कुमारी, रेड बटन दबा के लीव हो जाइए। इकबाला इमरान, हेलो, क्लास समाप्त हो चुका है, निकल जाइए। हेलो हेलो